नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से युद्ध को लेकर के बौखलाहट दिखाई दे रही है, 19 दिन पहुंचते पहुंचते युद्ध में इतना जबरदस्त परिवर्तन हो चुका है कि ट्रंप साहब बिल्कुल अब पगलाए पगलाए घूम रहे हैं। ट्रंप साहब कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अब वो रिजीम, अभी ईरान में रिजीम चेंज करने पड़े चले थे, वो हालत खराब किए हुए ईरान। अब वो फ्रांस को सीधे चैलेंज कर रहे हैं, क्यूबा को चैलेंज कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंज करने लग जा रहे हैं। इस बीच में एक बड़ी खबर यह आ गई है कि जो एनसीटीसी के चीफ ने जब वहां पर इस्तीफा दिया, उसका असर दिखने लगा है। बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सैनिकों ने खुद खुद अपने जहाज को आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी, और उस पर जांच चल रही है बकायदा। अब सवाल ये उठता है सर कि एक तरफ ट्रंप जीत के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक खुद अपना जहाज क्यों जला रहे हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, या फिर जो आरोप बार बार लग रहा है, अब अमेरिकी सैनिक भी ये मान बैठे हैं कि नहीं, ये युद्ध इजराइल का है और ट्रंप तो एप्स्टीन फाइल में फंसे हुए, इसलिए इजराइल का युद्ध लड़ रहे हैं और हमें शहीद करवा रहे हैं, जिस तरीके से डेड बॉडीज आई थी। तो अब सैनिक भी ट्रंप साहब के साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं, सैनिक इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये हुआ है। आपने बहुत लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है, सेना की मॉरलिटी को के हिसाब से देखें, डिसिप्लिन के हिसाब से देखें, तो हम इसको कितना सामान्य माने, और या अगर ये सामान्य नहीं है तो फिर किन परिस्थितियों में सैनिकों ने ये किया होगा, अगर ये खबर 100% सही है तो। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये खबर 100% सही है कि ये जहाज डैमेज हुआ है। 2017 का बना हुआ है। दुनिया का सबसे महंगा, सबसे अति आधुनिक, आधुनिकतम जो विमान वाहक पोत है, उसका नाम है यूएसएसआर गेराल्ड पोत। ठीक है, CVN-78 ये इसका कोड साइन है। अमेरिकन नौसेना का आज तक का पूरी दुनिया का सबसे आधुनिक, विशाल और महंगा परमाणु संचालित जहाज है ये। और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ये पश्चिम एशिया के अंदर 30 घंटे तक लगातार खड़े खड़े जलता रहा सर। और हुआ क्या कि बेसिकली कहा यह गया कि पहले तो इसके जो जितने भी सीवेज का सिस्टम था, उसके अंदर प्रॉब्लम थी, क्लॉगिंग थी। और उसके बाद एकाएक ओवन की साइड में आग लगते हुए और काफी डैमेज हो गया पूरे जहाज के अंदर। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस जहाज को रिपेयर के लिए ग्रीस में ले जाया जा रहा है। इस जहाज की कैपेसिटी देखिए आप कि इस पे एक समय में 4600 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। और ये 90 फाइटर जेट एक समय में अपने यहाँ होस्ट कर सकता है, इसके यहाँ पे लैंड हो सकते हैं, इस पे खड़े हो सकते हैं। तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितना बड़ा मतलब ये वो है। और इसका इस युद्ध से, एक्टिव पार्टिसिपेशन से कुछ दिन के लिए ही हटना, बेशक कुछ दिन के लिए हटना, अमेरिकन सेना के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। खासतौर पर तब जब जिस तरीके के अमेरिकन युद्ध पोतों कैरियर के बारे में जिस तरह की चीजें आ रही है, जो ईरान जो कह रहा है कि उनका हर एसेट मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में हमारे टारगेट के ऊपर। ये बेसिकली क्या है कि जो सैनिकों के ऊपर बात आ रही है, नौ सैनिकों के ऊपर, वो कहीं हवा से नहीं आ गई राम प्रकाश जी। ये पोत जो है, विमान वाहक पोत, ये पिछले साल जून से लगातार एक्टिव डिप्लॉयमेंट पर है। लगातार एक्टिव डिप्लॉयमेंट। किसी भी जहाज की और किसी भी उस जहाज पर तैनात स्टाफ की एक लिमिट होती है काम करने की। मशीन की ज्यादा होती है, इंसान की कम होती है। लगातार फटीग जिस तरीके की थी, और अब ये ऑर्डर आए थे अमेरिकन नेवी से कि ये जहाज कम से कम 11 महीने तक एक्टिव डिप्लॉयमेंट पे रहेगा। मीनिंग देयर बाई कि पिछले साल जून में ये चला था और इस साल मई तक ये रहने वाला है। तो आप उन नौसैनिकों की सोचिए जो इस पर लगातार अनवरत तैनात है। जिस तरीके का माहौल है, 24 घंटे ड्रोन बरस रहे हैं, 24 घंटे मिसाइलें बरस रही हैं, और लगातार एक्टिव फील्ड के अंदर ये जहाज तैनाती पे है। पहले लाल सागर में था, अब इसको यहां भेजा गया। ठीक। तो वैसी स्थिति में अब अमेरिकन, हालांकि अमेरिका की सेना इसमें बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन हकीकत यह है कि इंटरनल जांच बिल्कुल ऑफिशियली शुरू होगी। मैंने तमाम खबरें भेज दी आपकी यूएस मीडिया की, ताकि क्लियर रहे, कोई भी काइट फ्लाइंग की चीज नजर ना आए। कि बेसिकली जो ये आग लगी तो थी ओवन वाले सिस्टम से। पहले तो इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सीवेज वाले पार्ट की थी, और जो ओवन वाले सिस्टम में आग लगी, उसमें हालत ये होगी कि 500 सैनिक जो है उनके बेड्स तक प्रभावित हो गए। वो बेचारे सो भी नहीं पा रहे थे। आप सोचिए आग का पैमाना कितना बड़ा होगा, कितना बड़े लेवल पे डैमेज हुआ है इसके अंदर। हो सकता है वेपनरी सिस्टम और वो चीजें डैमेज ना हुई हो, लेकिन एक्टिव डिप्लॉयमेंट से तो ये जहाज बाहर हो ही गया ना। और जब तक ये ग्रीस से पूरा वो होकर के इसके ट्रायल्स नहीं हो जाएंगे, तब तक इसको एक्टिव ड्यूटी पे वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा झटका है।
और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसकी बाकायदा इंटरनल जांच कर रही है अमेरिकन नेवी एट द हाईएस्ट लेवल। और उनको शक ये है कि जहाज की चूंकि तैनाती लंबी होगी थी रामप्रकाश जी, और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अभी तो आप देखिए मार्च है और मई तक का तो स्टेटेड ही था कि मई तक तो इसके डिप्लॉयमेंट के ऑर्डर ही आ चुके हैं। तो वैसी स्थिति के अंदर अब सीधा सीधा शक इस बात पे जा रहा है कि क्या जो नौसैनिक इस पे तैनात थे उन्होंने ही जानबूझकर इसको आग लगा दी क्या। तो इस तरह की चर्चाएं बहुत जनरल अमेरिकन नेवी के अंदर भी है और अमेरिकन मीडिया के अंदर भी। तो ये जो जांच है सर, वो तो सीधे तौर पर क्या ये एस्टेब्लिश करती हुई नहीं दिख रही है कि अमेरिकी सेना का डायरेक्ट विद्रोह है ये ट्रंप के अगेंस्ट? क्योंकि अगर जांच भी इस एंगल से जांच अगर कर रही है यूएस की जो भी अथॉरिटी है, अगर वो इस एंगल से जांच कर रही है, मतलब सेना विद्रोह पे उतारू है ट्रंप के अगेंस्ट। इंटरनल जिसको कहते हैं ना कि जानबूझकर ऊब जाना किसी चीज से, जो एक होता है ना फटीग की स्थिति। भाई आपको एक आ गया रामप्रकाश जी कि आप 20 दिन के लिए दिल्ली आ जाओ और पीछे से चिट्ठी आ जाए कि 3 महीने और रहना पड़ेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? वही स्थिति है कि 5 महीने के लिए सेलिंग पे चले थे और मई तक के ऑर्डर आए कि 11 महीने की डिप्लॉयमेंट की। तो अब अमेरिकन नेवी जिस बात की सोच रही है, जिसको लेके वो चिंता में है, वो ये है कि हम जो हमारे नौसैनिक थे वो लगातार एक्टिव फील्ड में रहने से ऊब गए और वो वापस अपने घरों को लौटना चाहते थे। हालांकि इंटरनली जो आपने शब्द कहा, क्योंकि विद्रोह सेना के लिए बहुत बड़ा शब्द होता है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट अभी इसको विद्रोह की श्रेणी में रखने से बच रही है, क्योंकि अभी तक इनिशियल इंक्वायरी शुरू हुई है और क्लॉगिंग का एक मामला था सीवेज का, और सीवेज क्लॉगिंग के बाद जिस तरीके से 30 घंटे तक जहाज धू धू करके जला है और इतने बड़े पैमाने पर इस पर नुकसान हुआ है, तो उस सारे को लेकर के अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भयावह चिंता है। आपने कहा कि अमेरिकन नेवी के अंदर, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, देखिए रामप्रकाश जी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और अपने आर्मी के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है। आर्म फोर्सेस के अंदर सिविल का जो ये होता है, वो देश की, जो किसी भी देश के अंदर, वो देश की प्रतिष्ठा को आघात नहीं लगाता बल्कि उस प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। जैसे काउंटर टेररिज्म के चीफ ने कल रात को इस्तीफा दिया, बेशक वो मागा का सपोर्टर था, लेकिन उससे अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स मजबूत हुए कि वहां कोई व्यक्ति अपना पद छोड़ के जा सकता है, अपनी बात कह के जा सकता है, जिस तरीके से वो ट्वीट करके सारी बात कह के गया, वो एक पार्ट है। लेकिन फोर्सेस के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अगर इस तरह की बात स्टेब्लिश हो जाए तो वो किसी भी देश के लिए बहुत भयंकर तौर पर घातक, बहुत ही भयंकर तौर पर घातक, और उससे भी आगे जो चीज है कि उसकी जो इंटरनेशनल छवि है, उसका जो सामरिक दृष्टिकोण है, उसकी एक्टिव डिप्लॉयमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जो उसकी सैन्य लीडरशिप का विजन है, उन सारी चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना केवल प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं उसको डैमेज भी करता है। कि देखिए अमेरिकन सैनिक जो है वो अपनी सरकार के साथ, नीतियों के साथ एक साथ वो नहीं लगे हुए हैं, और उनकी जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट का लेवल है वो ना पर्टिकुलरली इस युद्ध में या पर्टिकुलर किसी मिशन के अंदर सरकार के साथ नहीं है। तो जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, केवल अमेरिका की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। और अगर ये चीज स्टेब्लिश होती है कि ये कहीं ना कहीं जो आपने जैसा कहा कि फटीग के कारण हुआ है या ऊब जाने के कारण ये हुआ है, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट के कारण हुआ है, तो ये केवल ट्रंप के ऊपर नहीं, अमेरिकन नेवी की लीडरशिप और अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिश के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा होगा रामप्रकाश जी। जो ऐसा तमाचा जो हालिया इतिहास के अंदर, सामरिक इतिहास के अंदर कहीं देखा नहीं गया कि किसी देश के सैनिकों ने अपने ही एसेट को, और एसेट भी ऐसा आप सोचिए ना कि $13 अरब जिसकी कीमत हो, दुनिया का सबसे महंगा परमाणु संचालित, इतना मैसिव, 1 लाख टन का तो इसका डिस्प्लेसमेंट एरिया है, उसके बाद मतलब उस तरह की चीज को अगर डैमेज किया गया है तो इट स्पीक्स वेरी वेरी पुअरली एज फार एज अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न। और आपने कहा विद्रोह की बात, अभी तो एक इस्तीफा देखा आपने, अभी तो ये बिल्कुल सरेआम चर्चा है कि इस पूरा अगर ये युद्ध बढ़ता है, जिसके संकेत ट्रंप ने कल बिल्कुल ओपनली ये कह के दिए कि वो चाइना का विजिट कैंसिल कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग, 1 महीना पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसका एक मतलब तो मान के चलिए कि अगले कुछ दिन तो युद्ध खत्म होने वाला नहीं। तो वैसे में अभी तो एक इस्तीफा हुआ है काउंटर टेररिज्म का, और वो बिल्कुल खोल के गया है, कह के गया कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ये इजराइल का युद्ध है। उसके बाद जिस तरीके से ब्रिटिश डिप्लोमेट ने ये कह दिया कि जानबूझकर लड़ाई की गई, ये एप्स्टीन वार है, और ईरान बिल्कुल मान गया था परमाणु प्रसार के लिए, वो चीज बहुत खतरनाक हद तक ट्रंप को डैमेज कर रही है। अगला निशाना भी है कि जो इंटेलिजेंस की चीफ है तुलसी गबार्ड, उसका इस्तीफा कब होता है, और जेडी वांस भी कहीं ना कहीं उसी श्रेणी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अमेरिका के अंदर ट्रंप का विरोध है, अमेरिका के अंदर ईरान युद्ध का जो विरोध है,
उससे रिपब्लिकन्स भी कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, खासतौर पे मागा सपोर्टर, कि अब जो ट्रंप के सबसे करीबी लोग थे वो उससे भागने लगेंगे, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि ट्रंप की तो आखिरी पारी है, 3 साल, सब 3.5 साल बचे हुए कार्यकाल के, इसके बाद वो बन नहीं सकते। लेकिन उनके पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा और रिपब्लिकन्स एज ए पार्टी का क्या होगा? तो जो कुछ इस युद्ध के दौरान आप देख रहे हैं, चाहे यूएसएसआर गेराल्ड फोर्ड के अंदर आग की मामला हो, चाहे काउंटर टेररिज्म के चीफ का इस्तीफा हो, चाहे वहां की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो अनइजीनेस हो, ये कुल मिलाकर के आपको ये मानना पड़ेगा कि ट्रंप ने इस मूर्खतापूर्ण एक फैसले से, जो कि नेतन्याहू ने उससे बाजू मरोड़ के कराया, पूरे अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को झकझोर के रख दिया है और सारे का सारा अमेरिका अब एक अंधेरी सुरंग की तरफ है। और ट्रंप भी इस बात को जान गए हैं, इसीलिए वो कभी क्यूबा का, जैसे आपने ओपनिंग में जिक्र किया, कभी क्यूबा का जिक्र, कभी इसका जिक्र, कभी उसका जिक्र, कभी कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ दिनों के मेहमान है, ही विल बी आउस्टेड वेरी शॉर्टली। तो यू कैन वेरी इजीली से कि ही हैज लॉस्ट हिज बैलेंस एंड ही इज सेइंग व्हाटएवर इज कमिंग टू हिम। तो ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं सर, चाहे वो एनसीटीसी के चीफ जो केंट का इस्तीफा हो, या अभी आप जिन गाबार्ड का जिक्र कर रहे हैं, जेडी वेंस की जो स्थिति देख रहे हैं, ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या ट्रंप साहब के इसी पागलपंती का परिणाम है कि वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं? भाई, एक युद्ध से आप घिरे हुए हैं, वो लगातार आपको डैमेज कर रहा है, उसमें आपकी स्थिति है कि आप बातचीत की बात कर रहे हैं। खामनेई की पहले दिन मौत के बाद भी आज तक ईरान आक्रामक है और हर रोज वो नए आक्रमण के साथ दुनिया के सामने आता है। अमेरिका की चूल्हे हिला करके रख देता है वो इजराइल को जिस तरीके से मारता है। इजराइल मार रहा है, ठीक है, इजराइल की मजबूरी तो भी हो गई कि सर सारी चीजें छोड़ करके वो कॉलोनियों पर, सीधे नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हैं, बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, स्कूल को डैमेज कर रहे हैं। तो आखिर इस स्थिति में ईरान उनको लेकर के आ गया और ट्रंप साहब अमेरिकियों से झूठ बोल रहे हैं। क्या अमेरिकी जनता के साथ साथ अमेरिकी सेना, उनके तमाम सैन्य अधिकारी, सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों को अब ये लगने लगा है कि पहला युद्ध है जिसमें अमेरिका मुंह की खाने जा रहा है, इसलिए जरूरी है ट्रंप को हर हाल में विरोध करके किनारे कर दिया जाए? अली लारजानी की मौत के बाद जो बात आरागची साहब ने कही है, जो बात आरागची कह रहे हैं, वो कितनी सामान्य, मैं सुनवा भी देता हूं दर्शकों को, एक बार जरा सुनवाइएगा आरागची क्या कह रहे हैं। announcement that they've assassinated Iran's Supreme National Security Council, Mr. Ali Larijani. I do not know why the Americans and the Israelis still have not understood this point. The Islamic Republic of Iran has a strong political structure with established political, economic, and social institutions. The presence or absence of a single individual does not affect this structure. Of course, individuals are influential and each person plays their role, some better, some worse, some less. But what matters is that the political system in Iran is a very solid structure. We have not had anyone more important than the leader himself, and even the leader was martyred. Yet the system continued to work and immediately provided a replacement. If anyone else is martyred, it will be the same. If the foreign minister were ever to be martyred, there would ultimately be someone else to take the position. सर, ट्रंप के जो दावे हैं वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे। क्या ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस तरीके की एक्टिविटी, जब इसको बगावत कहिए, विद्रोह कहिए, नहीं कहिए, टेक्निकल टर्म कुछ भी हो सकता है, परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये दृश्य देखना पड़ रहा है? देखिए राम प्रकाश, सबसे पहले जो आपने वीडियो दिखाया बेहद महत्वपूर्ण है दर्शकों, क्योंकि अंग्रेजी में थे इसका सबटाइटल, तो मैं इसको हिंदी में जरा एक बार आपको बता दूं, बाकी सारे विषय पे आएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अली लारजानी की हत्या पर जो ये कुछ कहा वो बेहद महत्वपूर्ण है। कोट अनकोट में कह रहा हूं जो उन्होंने किया, मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका और इजराइल अब तक इस बात को क्यों नहीं समझ पाए हैं। इस्लामिक गणराज्य ईरान की एक मजबूत राजनीतिक संरचना है जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। किसी एक व्यक्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति इस संरचना को प्रभावित नहीं करती। हमारे यहाँ सुप्रीम लीडर से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं रहा है, और यहां तक कि जब नेता शहीद हुए, सुप्रीम लीडर शहीद हुए, तब भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही और तुरंत एक नया नेता नियुक्त कर दिया गया। यदि कोई शहीद होता है तो भी यही स्थिति होगी, कोई और शहीद होता है। यदि विदेश मंत्री भी कभी शहीद हो जाते हैं तो अंततः कोई और उनकी जगह लेने के लिए तैयार रहेगा, कोट अनकोट। अब इस पूरी चीज को समझिएगा, अमेरिका इजराइल का पूरे का पूरा फोकस किस चीज पे है?
आज हमने इतने एरियाज की तो तबाही कर दी। आज हमने अब आज लड़ाई का 19वां दिन है। 11 बार वो लोग ये कह चुके हैं आज सबसे बड़ा हमला होगा, आज सबसे बड़ा हमला होगा। एक आतंकी राष्ट्र की तरह जो इजराइल का जो व्यवहार है जिसका आपने जिक्र किया, वो सारी परिस्थिति है। 48 लोग पहले दिन टॉप लीडरशिप के मारे 28 फरवरी को, कब? जबकि ईरान अपने परमाणु जितने भी फैसिलिटीज थी उन सबको बंद करने के लिए IAEA के तहत जांच के लिए तैयार हो गया था। अब तो ये ब्रिटिश डिप्लोमेट ने सरेआम बता दिया कैमरे पर आकर के। उसके बाद और 2 मार्च को अगली मीटिंग का समय तय हो गया था, जिसके अंदर ट्रंप का दामाद था जेरेड कुशनर, विटकॉफ था और ईरान के लोग थे। उसके बावजूद 2 मार्च का इंतजार किए बिना 28 फरवरी को इन लोगों ने हमला किया। ठीक, कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है। इजराइल तो काम कर रहा है लार्जर इजराइल के ऊपर, ग्रेटर इजराइल के ऊपर। अमेरिका का क्या था? अमेरिका बीच में आया क्यों? और जब बातचीत मेटेरियलाइज हो रही थी तो उसने हमला क्यों किया? सीधा सीधा मतलब है राम प्रकाश जी, देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज ब्लैकमेलिंग ड्यू टू एप्स्टीन फाइल्स। हु इज डूइंग इट? नेतन्याहू। किसको ब्लैकमेल कर रहा है? सीधे सीधे ट्रंप को। और पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, पूरा अपोजिशन, पूरी सिविल सोसाइटी इस बात को समझ चुकी है। सेना के अंदर भी बहुत सारे लोग समझ चुके हैं। रात को आपने देखा होगा, बड़ा वायरल था, ब्रिगेडियर जनरल है अमेरिकन सेना के, उन्होंने सरेआम ट्रंप के ऊपर सीधा हमला किया कि जो काउंटर टेररिज्म चीफ ने इस्तीफा दिया है वो तो केवल एक ट्रिप ऑफ द आइसबर्ग है, बहुत बड़े पैमाने पर इस्तीफे होंगे। देखिए इस युद्ध को कहां पहुंचाएंगे, इस युद्ध का कोई अंत नहीं है राम प्रकाश जी। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। मैंने आपको पहले दिन से 28 फरवरी से मैंने एक बात कही आज तक, इस युद्ध का कोई अंत नहीं है और अमेरिका किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में, किन्हीं भी परिस्थितियों में इस युद्ध को जीत नहीं सकता। फॉर द वेरी सिंपल रीजन, दे डोंट हैव एनी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इन दिस वार, राइट? वो केवल और केवल किसके लिए लड़ रहे हैं? इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इजराइल अब ईरान की किसी भी तरीके से सोवरेनिटी को वो कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, क्या कर सकते हैं मिलकर के? तबाही। तबाही ही अगर आपके युद्ध का वो है कि अंतिम लक्ष्य है, तो सारी दुनिया देख रही है फिर कि आप एक आतंकी राष्ट्र इजराइल के साथ मिलकर के दुनिया को किस दिशा में एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर के आर्थिक मंदी की तरफ लेकर के गए। आपको क्या हासिल हुआ? सवाल ये आएगा ना। और अमेरिका को तो कुछ मिलने वाला है ही, जो पूरी की पूरी परिस्थिति। तो वैसी सूरत में ट्रंप को अब मैं और आप बिल्कुल सनकी कह ले, अनाड़ी कह ले, लेकिन मूल रूप से वो बहुत ही शातिर किस्म का जाहिल व्यापारी है। वो लाशों पे राजनीति करता है, वो इस तरह की परिस्थितियों पे वो करता है, कभी मंदड़िया बन जाता है, कभी तेजड़िया बन जाता है। वो सारे धंधे उसके हैं तमाम तरह के। लेकिन जब आप एक राष्ट्रपति के तौर पर आप काम करते हैं राम प्रकाश जी, तो आपकी देश के प्रति एक दायित्व होता है, उस देश के संविधान के प्रति एक दायित्व होता है। जो युद्ध वो लड़ रहे हैं इजराइल के कहने से, क्या उसको अमेरिकन कांग्रेस की सैंक्शन है? जवाब है ना। क्या अमेरिकन राष्ट्रपति बिना कांग्रेस से पूछे युद्ध में उतर सकता है? जवाब है ना। ट्रंप कैसे उतरे? किसके कहने से उतरे? कौन सी उनको अधिकार शक्ति है, कौन सी आपात शक्ति है? विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर के कहने से कूद तो गए, अब निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और जब रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर क्या निकला कि क्यूबा का मौसम बड़ा सुंदर है, वहां पे मैं कब्जा कर सकता हूं, वहां पर जैसे चाहूं मैं करूंगा, मैं उसको प्रत्यक्ष तौर पर भी चला सकता हूं, मैं परोक्ष तौर पर भी चला सकता हूं। दिस इज व्हाट यू कॉल फेस सेविंग ग्रेस। लेकिन इस आदमी के चेहरे पर अब ग्रेस बची ही नहीं। जितना आतंकी नेतन्याहू है, ये उससे भी कहीं ना कहीं बढ़कर निकला, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि नेतन्याहू का तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर। इसका क्या था? अगर था तो बताया क्यों नहीं? जब ईरान सारी चीजों के लिए तैयार हो गया परमाणु प्रसार के लिए, ये तो वो ब्रिटिश वो डिप्लोमेट कह रहे जो उस मीटिंग के अंदर थे, उन्होंने कल उसमें कैमरे में सब कुछ बता दिया कि ईरान तो हैरानी की हद तक, मैं हैरान रह गया जब ईरान ने वो ऑफर की कि हम IAEA के तहत हर चीज मानने को तैयार। और उसके बाद अगली दौर की मीटिंग तय हुई दो उसके मार्च के लिए, और इस बिटवीन में 28 फरवरी को हमला कर दिया गया। तो इनकी तो इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर होगी ना राम प्रकाश जी। और ट्रंप देश के संविधान से ऊपर हो गए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है वो कहीं आज की तारीख में आज भी बचे हुए। वो आपने देखा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज किया और वो सारे के सारे पैसे वापस करने की वो दिया गया आदेश। तो आज की तारीख में ट्रंप उस हार को पहुंचाने के लिए ये इस काम के अंदर उतरा है। प्लस एप्स्टीन वाला मसले का दबाव था, प्लस जिस तरीके से यूएस कांग्रेस ने कानून बना दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को सारे कागज सार्वजनिक करने पड़ेंगे,
उस सारी जलालत से बचने के लिए ये ट्रंप इस युद्ध में कूदा है। तो इसकी डैमेज अमेरिकन सिस्टम को कितनी हुई है आप सोचिए ना। दिल्ली का कितना युद्ध का नुकसान है, कितना खर्चा है अमेरिका के ऊपर। 14 सैनिक तो ऑलरेडी मर चुके हैं, 10 एयरक्राफ्ट डैमेज हो चुके हैं, ठीक। अरबों रुपए का दिल्ली का खर्च है, और खर्च किसके ऊपर है? अमेरिकन टैक्स पेयर के ऊपर। तो वहां की सोसाइटी यहां की तरह तो नहीं है ना कि अच्छे दिन आ गए, लॉकडाउन का कमाल कर दिया आपने, नोटबंदी कर दी, पेगासस नहीं बताएंगे। वहां तो ऐसा नहीं है ना, वहां तो सिस्टम काम करता है। यू विल बी होल्ड टू अकाउंट। तो ट्रंप उस बात से डरते हुए कभी क्यूबा की तरफ गाड़ी मोड़ देते हैं, कभी किसी चीज की तरफ मोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि ईरान ने इनको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बुरे तरीके से चारों खाने चित कर दिया है। और अमेरिका को आज की तारीख में चिंता यह है कि कहीं मिडिल ईस्ट से, तमाम देशों से उसका जोड़ा ना उठ जाए, कुछ बेस खाली ना करने पड़ जाए वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट से। सबसे बड़ी चिंता वो है। इस तरह की लफाजी चल रही। नहीं, एक तरफ सर अब ये जो स्थिति जहां पर आज आके खड़ी है, हम जरा उसको समझना चाहते हैं। एक तरफ नेतन्याहू को अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and happy Nowruz. We're watching from above. वो अपनी वीडियो जारी करवा के बाकायदा सबूत दे रहे हैं, और एक बार नहीं बार बार देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अब कई सारे देशों ने इजराइल के लोगों की या इजराइल के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनकी प्रेजेंस को, उनकी एंट्री को बैन करना शुरू कर दिया है। तो ये इस परिस्थिति से अमेरिका को क्या असर पड़ेगा? और अगर इजरायली पासपोर्ट बैन हो जाएगा तो क्या अमेरिका उन देशों पर भी कोई कार्रवाई कर सकता है या करनी पड़ेगी? मजबूरी है? नेतन्याहू छोड़ेंगे ट्रंप को? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए, जो व्यक्ति आतंकी के तौर पर बिहेव करेगा, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर नहीं, तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं तो उसको चुनने वालों को भी चुकानी पड़ेगी ना। तो नेतन्याहू के साथ वही हो रहा है। आज आप देखिए, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन, इन सारे देशों के अंदर इजरायली पासपोर्ट को एक तरीके से खारिज कर दिया गया कि इसको यूज करके आप उस देश में एंट्री नहीं कर सकते। एक पार्ट ये है, छोटा सा पार्ट है, ये छोटे देश है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद इजराइल का नागरिक कहीं भी, जो मुस्लिम बहुमत वाले देश हैं, कहीं पर भी सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को? कहीं भी करेगा? यहूदियों को बिल्कुल आइसोलेट नहीं, एक तो पहले ही माइनॉरिटी में है, अगर दुनिया की आबादी की तुलना में करें तो यहूदी है कितने। और वैसे में नेतन्याहू की जो आतंकी, जो सारी की सारी सोच है और आतंकी हरकतें हैं, तो क्या आपको लगता है कि केवल यहूदी ही दुनिया के ऊपर सरवाइव करेंगे और बाकी सारे माइनॉरिटीज नहीं रहेंगी? तो ये तो कुछ देश हैं जिन्होंने इजरायली पासपोर्ट को बैन किया। वो खबर में दिखा दीजिएगा, मैंने भेजी थी आपको दर्शकों को। लेकिन सवाल ये कि क्या, देखिए, नेतन्याहू तो अमेरिका गया है, मैं उस दिन अमेरिका में ही था, आपको ध्यान होगा, जिस दिन नेतन्याहू गए थे ट्रंप से मिलने के लिए। अमेरिकन राष्ट्रपति के बराबर की सुरक्षा दे रखी थी उसको वहां पर, वाशिंगटन डीसी के अंदर, व्हाइट हाउस के साथ, कैपिटल हिल के ऊपर। पूरे अमेरिका के अंदर कभी भी आपने देखा होगा ट्रैफिक बंद नहीं होता उस तरीके से जैसे हिंदुस्तान में होता है। लेकिन उस दिन व्हाइट हाउस के आसपास, कैपिटल हिल पे जब हम जा रहे थे, पहुंचे थे 28 सितंबर को, उस दिन वहां पर कंप्लीटली ब्लॉकेड था क्योंकि नेतन्याहू मिलने गया था। तो आप सोचिए, नेतन्याहू को तो वो सुरक्षा मिल जाएगी, अमेरिका में भी मिल जाएगी जहां कोई लैंड ऑर्डर का इशू नहीं है। बट अबाउट द अदर इजरायलीज, इजराइल में तो भाई साहब 1 करोड़ लोग और भी तो हैं, उनका क्या होगा? वो दुनिया में कहां निकलेंगे? या वो खुद को अपने आप को अपने इजराइल के अंदर ही सीमित कर लेंगे? ये जो स्थिति है, ये नेतन्याहू ने सदा के लिए इजरायलियों के गले में एक ऐसा खतरे की घंटी बांध दी है, जो वो जहां भी रहेंगे उनकी पीढ़ियां भुगतेंगी इस चीज को, केवल और केवल इस मिसएडवेंचर के कारण। और नेतन्याहू अब भी नहीं मान रहा, ये भी मान लीजिएगा। नेतन्याहू का जो ग्रेटर इजराइल प्लान है, उससे कोई इजराइल की महानता हो जाएगी, इजराइल का नक्शा बड़ा हो जाएगा, ये भूल जाइए आप। होगा क्या? उस नेतन्याहू सत्ता से बाहर नहीं होना चाहता। वहां पे 27 अक्टूबर से पहले चुनाव होना है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में कायम रहना चाहता है और सो कॉल्ड कथित राष्ट्रवाद की लहर पे चढ़ करके एक बार फिर सत्ता हथियाने की फिराक में है। इतना सा है। अब ये इजराइल की जनता को देखना है कि जब से ये भाई 2022 से अब सत्ता में आया है, तब से इसने युद्ध के अलावा क्या कुछ और भी किया है? इजराइल की इकोनॉमी क्या स्थिति है? और इजराइल का हर आदमी
आज की तारीख में बंकर में रहने को भी शब्द है। 24 घंटे सायरनों की आवाज है। अब तो आपका आयरन डोम भी जवाब देगा, बहुत बार सायरन की आवाज आती भी नहीं है। तो यही इजराइल अगर बनाना था इसने, तो इजराइल के लोग देख भी रहे हैं ना उसको, तो इसका लाभ होगा या हानि होगा, ये तो अभी जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा उसका अंदाजा हो सकता है। लेकिन आप मान सकते हैं कि इसने फॉर ऑल टाइम्स टू कम, एटलीस्ट इन सम डिकेड्स, इसने इजराइल के हर आदमी की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरे में डाल दी। एक तरफ ट्रम्प साहब घिरे हुए हैं, बार बार लगातार उनको सफाई देनी पड़ रही है, दूसरी तरफ नेतन्याहू की स्थिति हो चुकी है कि अपने जिंदा रहने के सबूत देने पड़ रहे हैं। इन सब के बीच में इस तरीके की खबर आना कि अमेरिकी सेना के लोग अपने जहाज में खुद आग लगा देते हैं, ये बहुत सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। अगर जांच में चीजें सामने आ जाती हैं तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को शायद अपना पद सबसे पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की जनता का भरोसा उन पर खत्म माना जाएगा। और अगर सेना एक्टिव हुई तो ट्रम्प के लिए मुसीबत कितनी बड़ी होगी ये शायद वो भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।